हाय, दिस इज मिस सोनाली और आपको पता है मैं एक नई पॉडकास्ट सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है बॉस ब्यूटीज। यस, ऑफ कोर्स, इंडीड, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। आई केम अक्रॉस वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बॉस ब्यूटीज। आज मेरे साथ जो बैठे हैं स्टूडियो में, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। वो एजुकेशनिस्ट है, गो गेटर है और अगर वो ठान ले कुछ करने का तो वो कर ही मानती हैं। 117 किताबें लिखना आसान होता है क्या? यहाँ तो मैं एक किताब पढ़ने के लिए बड़े वांदे हो जाते हैं। शी इज मेधा कानेटकर, द एजुकेशनिस्ट। वेलकम टू द स्टूडियो एंड वेलकम टू द बॉस ब्यूटीज। थैंक यू सो मच। जब 12 साल की थी आप, और आज अगर वो उस 12 साल की लड़की को, उस मेधा को आपको अगर कुछ कहना होगा तो क्या कहोगे आप? आपने मुझे बहुत पीछे लेके गए। जब 12 साल की थी तो एक दुर्घटना हमारे पूरे फैमिली के साथ घटी। मेरे पिताजी जो लेक्चरर थे, उनकी अचानक मौत हो गई। वो पूरी फैमिली जो थी, हम 5 भाई बहनें हैं और मैं दूसरे नंबर की हूँ, मेरे से बड़ी है 4 बहनें 1 भाई और माँ। हम 6 लोग बेघर हो गए, अनाथ हो गए। रिश्तेदार भी थे, लेकिन मेरे माता पिता ने उसी समय ने, जब हम लोग सोचते थे बहुत ट्रेडिशनली सब एनवायरनमेंट था, तब उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। तो इसलिए रिश्तेदार बहुत नाराज़ थे और रहे भी ऐसे ही जैसे शेगांव जैसे छोटे गांव में जाके रहे थे ये लोग। तो किसी रिश्तेदार से ज़्यादा उनके ताल्लुकात भी नहीं थे। यानी इतने सारे, मुझे चाचा जी है, मामा जी है, ये हमको हमारे पिताजी गुजरने के बाद पता चला। जब तक के सारे रिश्तेदार आते भी नहीं थे घर में, कुछ गिने चुने लोग आते थे, उन्हीं को हम लोग पहचानते थे। तो इसलिए ऐसा फील आया कि अरे इसके बाद अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? क्योंकि एक फादर ही थे कि जो कमा के लाते थे और मम्मी जो थी वो घर में ही रहती थी। और उस समय की बात यह है कि जैसे लड़की 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, शादी कर दो। उसकी शादी की बात चल रही थी, उसको पापा जी अच्छे लगे तो उन्होंने पापा जी के साथ भागकर शादी कर ली। तो उनका एजुकेशन भी इतना नहीं था, वो 10वीं पास थी सिर्फ। लेकिन जब हम नागपुर आए शेगांव से, तो हमारे माता जी ने भी 10वीं से 12वीं करी, फिर लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करा और खपरेखेड़ा के महाराष्ट्र विद्यालय में उनको लाइब्रेरियन की वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में? हाँ, बाद में पापा जाने के बाद। लेकिन वो 3-4 साल बहुत कठिन थे हमारे सबके लिए। मेरा छोटा भाई तो 2 साल का ही था, जिसको बाबा कैसे दिखते हैं ये पता भी नहीं था। और उस समय से फ़ोटो वगैरह भी ज़्यादा निकालने की हमारे पास सुविधा नहीं थी कि बाबा का फ़ोटो भी उसको दिखा के कि ये तेरे बाबा है ऐसे बताएंगे। तो उसको यानी उसकी याददाश्त में बाबा का फ़ोटो ही नहीं है, उसकी याददाश्त में बाबा दिखते ही नहीं है। फिर वो हमारे सहारे बड़ा हुआ कि उसको यानी दीदी है। तो एक जिम्मेदारी मेरे पूरे सर के ऊपर आ गई। मेरी बड़ी बहन जो थी वो बहुत बीमार रहती थी हमेशा। फिर मैं दूसरे नंबर पे थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। मेरे सारे भाई बहन को संभालना, अपनी खुद की पढ़ाई करना। मम्मी को भी तब थोड़ा सा ऐसे एकदम शौक लगा था, क्योंकि अचानक पिताजी की मौत हो गई थी। तो मम्मी जी को संभालना, उसको हिस्से रह के अटैक आते थे। बहुत ही संघर्ष वाला बहुत, वो 5-6 साल बहुत संघर्षमय गए। फिर वो संभाली, फिर उसको सर्विस लगी। लेकिन अगर मेरा सवाल ये था कि अगर उस लड़की को, उस मेधा को जो 12 साल की थी, जिसने इतना कुछ देखा था, क्या कहोगे आज आप? संघर्ष अगर आप करोगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते हैं, ये मैं आज कह सकती हूँ। क्योंकि कठिनाइयों से, संघर्षों से भागना और जिम्मेदारी टालना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाते निभाते अगर आप आगे चले जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आपको मिल ही जाता है हर रास्ते पे, जो आपको आगे लेके जाता है और एक सक्सेस का द्वार जो है आपको खोल देता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भगवान अगर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है आपके लिए। बिल्कुल। तो वो द्वार आपको चुनना है, वो आपको दिखना चाहिए कि अरे हाँ, ये रास्ता है कि यहाँ से मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो वो 12 साल की मेधा ने जब संघर्ष किया
तब जाके आज की मेधा बनी है। एग्जैक्टली आज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट है। 117 किताबें आपने लिखी है, वो भी आप कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट है आपका। आपकी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, आप ऑडियो बुक्स में भी ये करती है। नागपुर यूनिवर्सिटी के कई पदों पर आप कार्यरत है। इतना सब कैसे कर पाती है? करती गई मैं। ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए मैंने किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाए। जो मिलता गया मैं करती गई। जब हमको संघर्ष करना था, जब आगे निकलना था, तो सबसे पहले तो मैंने एक मार्केटिंग ऑफिसर करके एक कंपनी में जॉब किया था। और ये जॉब करते करते मुझे पता चला कि सिपेंट बरार कॉलेज में वैकेंसीज है, वहाँ पे काम निकलने। आज आप वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर करके कॉमर्स के काम करते हैं और बहुत इनोवेटिवली करते हैं। तो 1990 में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। तब मैं जूनियर कॉलेज में पहले ज्वाइन हुई, उसके बाद मैं सीनियर कॉलेज में आई। सीनियर कॉलेज में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जैसे बहुत से लड़के हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आज मुझे सहायता का देने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए थे, हमारे टीचर्स ने भी बहुत सहायता की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की मानसिकता जो मदद करने की एक दूसरे की, वो बदलती जा रही है। फिर ऐसे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको कुछ काम करके आगे आना है, जिनको पढ़ाई करके आगे आना है, उनके लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं था प्लेटफॉर्म। तो इसलिए, और जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे, नई पूरे सिलेबस बदल रहे थे, क्योंकि नए युग के साथ हमको चलना था। पुराना सब ख़त्म हो रहा था, नया सब कुछ आ रहा था। तो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे काम करके पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनको कुछ अवेलेबल नहीं होता लेकिन उनको काम करना है, जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। पहले तो इंग्लिश में सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, तो इंग्लिश इन्फॉर्मेशन को मराठी में ट्रांसलेट करके मैं किताबें लिखने लगी। और साईनाथ प्रकाशन जो ललिता पुराणिक चलाती है, उन्होंने भी मुझे चांस दिया। तो 1996 से मैं किताबें लिखना शुरू कर दी थी। तो पहली किताब क्या लिखी थी? पहली किताब तो मैंने इनकम टैक्स की लिखी थी, क्योंकि इनकम टैक्स की किताब लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और वो किताब लिखने के लिए कोई आगे नहीं आता। मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, और बहुत ये मेरे दिल से निकला हुआ कॉम्प्लीमेंट है। वैसे मैं अगर बात करूँ तो वो बोलते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़े बेवफा, रात को पढ़ो तो पूरे सुबह सपा। तो वैसी मेरी हालत जो है वो मैथ्स को लेकर है, कॉमर्स को लेकर। दो आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बट यू मेड कॉमर्स वेरी वेरी ईजी, है ना। हमने कुछ रील्स बनाई थी, हमने कुछ ऑडियो बुक्स बनाए थे, तो उस दरमियान में आई केम अक्रॉस टू यू एंड अंडरस्टूड। तो इतनी, और मराठीमध्ये या म्हणतात इतकं साधं आहे हो। तो एक्चुअली यू मेड इट वेरी इजी। मुझे लगता है एजुकेशन को, कॉमर्स जैसे इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को बहुत ही, और ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट लगते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाना, that's amazing. As a teacher, as a professor, you have really done a commendable job. जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने ये सब फेस किया है, और खुद को समझते समझते मैंने पूरा कॉमर्स पढ़ा है। आज की डेट में मैंने बता सकती हूँ कि कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आप मुझे पूछ लो, मैं आपको बता सकती हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि कॉमर्स की जो किताबें अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज में है, लोगों को समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो बोलते पुराने ऐसे वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो अगर कायदा हमको बोलना है तो उसको प्रसंविदा बोलते हैं, तो इतना बड़ा करार अगर हमको बोलना है तो उसको प्रसंविदा बोलते हैं, कायदा बोलना है तो अधिनियम बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे ये जो शब्द है, ये लोगों को पता नहीं है। या आज के अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बैंक बोलते हैं, बैंक को अगर अधिकोष बोलते जाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकोष यानी क्या है, राइट। अगर चेक हम लोग बोलते हैं तो धनादेश बोलते हैं, जिसका डीप हम तो वहीं पे रुके हुए हैं कि भाई ट्रेन को क्या बोलते हैं, तो लोह पथगामिनी बोलते हैं, इतना है। तो वो भी क्रेडिट गोज टू अमिताभ बच्चन कि उन्होंने फिल्मों में यूज़ किया था। बट या इट इज़ वेरी हार्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे पहले। हाँ,
तो ये लेकिन थोड़ा- अभी थोड़ा जो सा है innovation, communication, शायद ये इनोवेशन मेरी किताबों की वजह से आया है, क्योंकि बाकी अभी जो किताबें आ रही है, बाकी जो ऑथर्स है उनकी भी किताबें जो आ रही है वो भी अभी ये कॉमन जो लैंग्वेज है यूज कर रहे हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा जो है वो यूज हो रही है। ये मैंने मेरे बुक्स में मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया कि बैंक को बैंक ही बोलना चाहिए। अगर बैंक ये रूढ़ शब्द है तो उसको हम लोग उसको बदल के उसका मराठी मीनिंग अधिकोष लिखे तो हमारे जो बच्चे हैं वो पीछे चले जाते हैं। Exactly. क्योंकि बाहर जाके तो उनको बैंक ये शब्द what a पे काम beautiful करना है। idea you have, you know, सब्जेक्ट जो है वो समझना चाहिए जी है ना जी, क्योंकि उसके ऊपर उसको प्रैक्टिकली काम करना है Exactly. बाद में। तो अगर हम लोग अकाउंट ये बात नहीं करते हुए खाता बोलते जाएंगे तो ये बाहर जाके उसको खाता समझ में ही नहीं आएगा, वो उसको अकाउंट दिखेगा। हाँ, तो बाहर जाके वो काम कैसे करेगा? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है, उसको लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। इसलिए ये जो बुक्स मैंने लिखे वो पूरे जैसे जो आज की लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन मराठी में लिखी। जो शब्द मराठी के हैं वो मराठी तो यूज़ किए हैं, लेकिन जो रूढ़ शब्द है उसको मैंने फिर वहाँ पे अपने शब्द वहाँ पे डाल के किए। तो इससे एक फ़र्क ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कॉमर्स के डिक्शनरी या कॉमर्स के इंसाइक्लोपीडिया तैयार करने की कोशिश की। मेरे जैसे बहुत सारे वहाँ पे लेखक थे जिन्होंने ये सारा काम किया और आज कॉमर्स का इंसाइक्लोपीडिया तैयार हुआ है कि जो नए शब्द इस्तेमाल करने के लिए परमिशन देता है। क्या बात है। तो आपको क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो कंट्रीब्यूशन हैं टू द यूनिवर्सिटी, टू द एजुकेशन फील्ड, उसके बाद में क्या क्या बदलाव हुए? जैसे एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो आपके पहले के एजुकेशन इसमें फिर आपने जो बदलाव लाने की कोशिश करी उसमें क्या क्या? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं प्रैक्टिकली लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए। तो इसलिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है वो बहुत सहायक हुई इसके लिए। हमने पूरा प्रैक्टिकल सोच के कि क्या आज के बच्चों को ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच के हमने पूरा कॉमर्स का जो एक सिलेबस है वो पूरा उसको बदल दिया है। उसको हमने स्किल बेस किया है, उसको हमने प्रैक्टिकल बेस किया है कि जो लोग पहले हम लोग पढ़ते थे कि सिर्फ किताबी नॉलेज हमको मिलती थी और प्रैक्टिकली बाहर जाके कुछ अलग ही दिखता था, लेकिन आज हम लोग वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर अस्तित्व में है, बाहर जाके इन बच्चों को करना है, फिर उनको थोड़ा प्रैक्टिकल फील्ड वर्क करना है, फिर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो ये सब करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ही हमने सिलेबस में वैसा चेंजेस पूरे करे हैं। मज़ा तो बहुत आता होगा जब बच्चों के साथ रहना है, एजुकेशन फील्ड है, रोज़ एक नई एनर्जी के साथ में रहना है। पर आपको अपने स्कूल के कॉलेज के दिन की जब याद आती है तो हाउ वाज योर कॉलेज डेज लाइक? मेरे कॉलेज डेज में तो मैंने ज़्यादा कुछ उथल मचल के नहीं किया था क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर में जब मैं थी तभी से मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। सुबह मैं कॉलेज करती थी 7 से 9:30 10 बजे तक और 10 बजे मैं ऑफिस चली जाती थी। इसलिए थोड़ा मेरा स्टूडेंट लाइफ जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहा। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने विद्यार्थी परिषद का काम किया था 11वीं से सेकेंड ईयर तक 4 साल में काम करती थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारा सीखा है। बात करना सीखा लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोलते हैं। हमारे एक दत्ता जी डिरोकर थे जिनके साथ में मैं काम करती थी, तो वो बोलते थे की ओठावरती म्हणजे जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवून तुम्ही काम केलं तर यश तुम्हाला नक्की मिळतं। वाह! इसका मतलब है कि थोड़ा मीठा बोलो और अपना जो दिमाग है वो शांत रखो। कोई भी सिचुएशन, बरखिलादी रखो कोई भी सिचुएशन हो तो ये मुझे काम में आया बाकी मेरे पूरे लाइफ में। जैसे हम लोग सोचते हैं कि कॉलेज में कुछ काम करना है या कुछ टीम वर्क करना है तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों को हमको लेके चलना पड़ता है। तो सभी से अगर प्यार से बात करेंगे या सभी को अगर थोड़ा सा समझ के बात करेंगे तो अपना काम निकल जाता है। आज के डेट में कॉलेज में मुझे लगता है कि ऐसे कोई नहीं है कि जो मेरे बारे में गलत सोचता है, क्योंकि मैं सभी के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। एग्जैक्टली और आपने उस लेवल पे जाकर सोचकर काम करते हैं और अगर उसमें कुछ खामी भी है तो उसे प्यार से, मतलब वो रियल टीचर, मदर टीचर वाली जो फीलिंग है ना वो आज भी आपके साथ आती है, क्योंकि आई वर्कड विथ यू। तो व्हेन यू मेक अंडरस्टैंड अदर्स कि ऐसा नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है, सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ योर्स। लेकिन शादी वादी हो गई तो फिर लाइफ चेंज हुई क्या? बिकॉज आई थिंक कब आपकी शादी हुई, कितने साल हो गए? शादी को भी 27 साल हो गए। अयो
और मेरी बेटी भी है, हाँ। बेटी की भी शादी हो गई। Right. और अब मुझे आई मस्ट से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। मुझे ग्रैंडसन भी है। हाँ। वो भी 2 साल का हो जाएगा। अच्छी लाइफ चल रही है, मैरिड लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही। और मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला। और जैसे आप exactly, बोलते हैं कि हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो घर से शुरू होती है। एग्जैक्टली। और मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक कभी कोई काम के लिए नहीं बोला। हाँ, जब कि कुछ नया काम करना है तो मैं उनको इन्फॉर्म करके ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं हो मैं क्या काम कर रही हूँ। एग्जैक्टली, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड तो बिल्कुल क्रिएट होना चाहिए कि जहाँ पर आपको कुछ छुपाने की जरूरत ना पड़े। और दोनों में एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि ये करेगी तो अच्छा ही काम करेगी। जैसे मेरे पीएचडी के साथ, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे सासू माँ ने मुझे बहुत मदद की थी, क्योंकि मैं 8 महीने की मैं। सो यू वर द लकी पर्सन टू हैव अ गुड मदर इन लॉ, राइट? तो सास के साथ तो कभी अनबन नहीं हुई? कभी नहीं, क्योंकि वो खुद एक पढ़ी लिखी है, एमए किया था उन्होंने इंग्लिश और म्यूजिक में। और उनको हमेशा लगता था कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी हूँ लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाई। लेकिन मेरी बहू अगर कर रही है तो मैंने उसको सपोर्ट करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट बाहर से नहीं आता, वो घर से आता है। और एक औरत अगर दूसरी औरत को साथ दे तो घर बदल सकता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। ये जो चीज़ है, आप अपनी मदर इन लॉ की जो, एक्चुअली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉस ब्यूटीज, लेकिन घर की बॉस तो है ना, आप कुछ भी कर लो, आपकी सास ही होती है। तो वो आपका और उनका कैसा बॉन्ड रहा, क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे? यस, हम लोग साथ में खाना खाते थे, बाहर जाते थे। उनको गाने के बहुत शौक थे। और मेरी लड़की, उन्होंने देखा लड़की में जो तबला बजाने का कौशल्य उसके उसमें था। आपकी बेटी में? मेरे बेटी में। तो उन्होंने उसको सिखाया तबला, मेरे सास ने। और हम लोग तीनों मिलके, मेरे को तब तक मैं गाना नहीं सीखी थी, मेरे को शौक था गाने का, ऐसे ही गाती थी। लेकिन उन्होंने बाकायदा मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए बोला कि आप स्कूल जाओ, म्यूजिक स्कूल जाओ, आप करो। मैं मध्यमा तक मैंने एग्जाम्स भी दिए हैं म्यूजिक के। उन्होंने गाना गाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। फिर हम दोनों मिलके गाने गाते थे घर में। अच्छा। भजन करते थे, कभी लाइट म्यूजिक गाते थे, कोई प्रोग्राम करते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम। अगर सलील कुलकर्णी के प्रोग्राम अगर ऐसे अगर आते हैं नागपुर में तो हम लोग जाके पूरे एंजॉय करते थे दोनों मिलके। तो एक फ्रेंडशिप थी हमारे बीच में जो पहले से उन्होंने मेंटेन करके रखी थी। तो ये अब जब आप देखते हैं, जब ग्रोइंग, बिकॉज यू नो योर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल बट हैप्पीनेस वाज इक्वली देयर। रिश्ते बहुत अच्छे थे सबके साथ में, मतलब आपके योर ब्रदर, आई वर्क विथ योर ब्रदर, आई थिंक ही इज ऑल्सो अ फैमिली पर्सन। सो घर का उधर का, मतलब मैटरनल साइड के में और फिर ससुराल साइड में कैसे, मतलब क्या डिफरेंसेस थे या कुछ अलग था? नहीं, इधर तो मैटरनल यानी मायके का अगर बात करूँगी मैं, तो वहाँ पे तो मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। ने सभी भाई बहनों को मैंने पढ़ाया। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने उनको हेल्प करी। उनकी शादियाँ करवाई। ने शादी में हम लोग बोलते ना, जैसे देवक लेना वगैरह सब। मेरी छोटी बहन थी सबसे छोटी, तो उसको तो हमने दत्तक लेके उसका विधान, पूरा शादी का विधान किया था। तो घर से सपोर्ट था, ससुराल से सपोर्ट था, इसलिए मैं सब कर पाई। और मेरे भाई बहन भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, थोड़ी बीच में मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आया था, तो कुछ भी अगर उनको समझ में आया कि छोटा सा प्रॉब्लम है तो सब दौड़ के आते हैं कि नहीं, इसको हेल्प करने की ज़रूरत है। यानी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने उनको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़े कि मेरे को हेल्प चाहिए। वो खुद आते हैं काम। आज भी मेरे ससुराल और मायके वाले जो है, कोई भी फंक्शन हो, एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल के काम करते हैं। एग्जैक्टली। लोग तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अगर मेधा को मेधा की तारीफ करनी पड़े तो क्या तारीफों के पुल बांधने में अच्छा लगेगा आपको? संयम ये मुझ में बहुत ज़्यादा है। मैं वराह देखती हूँ, यानी उसको बोलते हैं ना, वाट बगने, कि अच्छे दिन आएंगे ये सोचती हूँ मैं हमेशा कि ठीक है, आज का दिन खराब गया, कल का अच्छा होगा। और वो अच्छा करने की मैं कोशिश करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा हैप्पी रह सकती हूँ। क्योंकि कल अगर मैं रोई हूँ तो आज मैं हंसने की कोशिश करती हूँ। वाओ। जब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही यंग एनर्जी है, कभी नए तरीके से, कभी कभी भटके हुए स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कभी, तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखकर आपको कैसा लगता है? बिकॉज यू नो वी हैड अ वेरी चाइल्डहुड जो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने अपने मतलब किसी ने बोला नहीं होगा शायद हमें लेने के लिए, लेकिन हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद होके निभाई। लेकिन कभी कभी दिखता है कि बट इक्वली अच्छे और थोड़े से मतलब उस तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो किस तरह का काउंसलिंग होता है उनके बीच में, क्या बोलते हैं? हाँ, मैं हमेशा आजकल मैंने शुरू कर दिया, पहले तो नहीं बताती थी, लेकिन आजकल मुझे अगर जैसे ये एकदम गरीब घर के बच्चे हैं या कुछ ऐसे है कि जो जिनके पोटेंशियल है, जिनमें पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को, लेकिन वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पढ़ाई अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। इसलिए अगर उन्होंने पढ़ना चाहिए, उन्होंने अपने फील्ड में आगे आना चाहिए या कुछ अपने पैर के ऊपर खड़े होकर कुछ इनकम करवाना चाहिए, ऐसा अगर मुझे लगता है तो मैं उनको मेरी स्टोरी बताती हूँ आजकल कि देखो मैंने इसे करके यहाँ तक आज के पहुँची हूँ। आज मैं कार से आ रही हूँ, लेकिन मैं पैदल जाती थी कहीं कहीं कितनी दूर। मैंने पीएचडी कैसे करी, क्योंकि मेरे पास पीएचडी के भी स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत कंप्लेंट करते हैं कि मैडम ये डेटा नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला, ऐसे करके। तो मैं उनको बताती हूँ कि एक मेरा इंसिडेंस ऐसा है कि मेरे जो गाइड थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और टाइम के बारे में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं तब महल में रहती थी और महल से मुझे बजाज नगर जाना था और तब इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास कि ऑटो से चले जाए। तो बस कभी कभी बस बजाज नगर तक की अगर मिली तो मैं पहुंच जाती थी टाइम पे, लेकिन कभी कभी बर्डी तक की बस मिलती थी, फिर बर्डी से मैं बजाज नगर पैदल जाती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं निकली, पानी था बहुत चालू था, रेनी सीज़न था तो, और बर्डी तक की बस मिली। फिर मैं छाता लेके पैदल बजाज नगर पहुंची और 5 बजे का टाइम दिया था सर ने और 5:05 हो गए थे और मैंने सर को रेनकोट पहने हुए स्कूटर को किक मारते हुए जाते हुए देखा। फिर मैं रुकी वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे हो गए। उसके बाद 8 बजे रात के 8 बजे सर वापस आए, मैं बाहर ही खड़ी थी। सर ने पूछा कि आप इतने देर से कहाँ क्यों खड़े, मेरे को लगा आप चले गए होंगे। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं इतने दूर आई थी और आपसे मिले भी रहा तो मैं नहीं जा सकती। तो मैंने देखा आपको जाते हुए, ऐसे मैंने उनको बोला। तो उनको इतना लगा, आपको मैंने 5 बजे बोला था, आप 5 बजे यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं 5:05 चला गया। ऐसे गाइड हमारे टाइम पे थे। तो 3 घंटे में राह देख के फिर मैंने पूरा काम करके रात के 10 बजे मैं घर पहुँचे। तो ये जो है वो डिटर्मिनेशन अगर आपके पास है तो ही आप कुछ एक्वायर कर पाते हैं। एग्जैक्टली। आप कितने बच्चों को अभी पीएचडी के लिए हेल्प कर चुके हैं? हाँ, मेरे अंडर 11 हुए हैं अभी तक अवार्ड। वाओ। और 12वें एक स्टूडेंट ने अभी सबमिट किया है और 4 स्टूडेंट अभी है मेरे पास। तो वो ऐसा कॉमर्स कभी ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगा? कभी नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कॉमर्स में पढ़ाने और नया कुछ उसमें, क्योंकि पीएचडी के लिए नए सब टॉपिक आते हैं तो उसमें और ज़्यादा काम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 117 किताबों में आपने क्या क्या कवर किया है? कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर किए हैं? मैंने सभी, यानी इनकम टैक्स है, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मार्केटिंग है और इकोनॉमिक्स के पूरे टॉपिक है, जैसे ट्रेड साइकिल है या कुछ ऐसे जैसे मैक्रो हम लोग बोलते हैं, वो पूरे इकोनॉमिक्स के पूरे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। यानी कॉमर्स का कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो मैंने कवर नहीं किया। अभी डिजिटल मार्केटिंग भी किया है, डिजिटल कॉमर्स को भी मैंने पूरा कवर किया है। वाओ। तो नया भी टॉपिक पूरे मैंने कवर किए उसमें। यू ऑलवेज लव द इनोवेशन, राइट? सो अभी क्या ऐसा इनोवेटिव है जो आपको लगता है कि ये मेरे डायरी में दर्ज होना चाहिए? यस, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नागपुर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप लेनी चाहिए, ऐसा एक मुझे लगा। और सबसे पहले सीक्रेट मलाल कॉलेज में मैंने ऑर्गेनाइज किया। फिर वहाँ से प्रेरणा लेके बहुत सारे कॉलेजेस ने की, फिर यूनिवर्सिटी को भी लगा कि ये अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के 3 पीएचडी कोर्सेस जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप्स थे, उसके कमेटी पे उन्होंने मुझे अपॉइंट किया और आज जो यूनिवर्सिटी के वर्कशॉप्स हो रहे हैं तो पूरे उसका डिज़ाइन हम लोगों ने किया है। वाह। तो ये एक इनोवेशन हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज अभी कि जैसे पीएचडी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, कैसे करना है पता नहीं था और गाइड लोग भी उनको बताते नहीं थे ज़्यादा। तो इसलिए ये वर्कशॉप्स हमने शुरू करे और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, पूरे देश से लोग आ रहे थे। एंड मैं बता सकती कि देहरादून से तमिलनाडु तक या त्रिवेंद्रम तक लोग हमारे यहाँ वर्कशॉप्स करने के लिए आते थे और बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स मिला।
तो ये जो है एक मैं सोचती हूँ कि एक मेरे डायरी में लिखना चाहिए कि एक रिसर्च टेक्नोलॉजी वर्कशॉप्स का जो इनोवेशन या फिर इनोवेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन शुरुआत जो है वो जरूर आपने हाँ, शुरू की है ये- करके। हाँ, So you are proud for that. Yes. Yes, I have done this. दूसरा कि एक इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने ये लिया था, कॉन्फ्रेंस लिया था। Okay. वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, ऐसे वहाँ पे ये पार्टिसिपेंट्स आए थे और बहुत अच्छा तो होगा। वहाँ एग्जैक्टली वहाँ पर इंटरनेशनल जो वुमेन कॉन्फ्रेंस था वहाँ पर क्या एग्जैक्टली आपने किया? हाँ, वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अपने यहाँ अगर यूजीसी स्पॉन्सर्ड वर्कशॉप लेना है या कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेना है तो पहला तो हमें फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो लाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। और दूसरा जो है वो यूजीसी से लाने के लिए जो है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कष्ट मुझे पड़े, लेकिन है नहीं मिला और वो सक्सेसफुली मैंने हैंडल भी किया था। एक अपना आविष्कार जो राज्यपाल हमारे जो ऑनरेबल राज्यपाल है उन्होंने एक आविष्कार एक रिसर्च फेस्टिवल हमको दिया है। Okay. तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने हमारे कॉलेज में किया था। तो एक बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज में अकेले कर सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ये मुझे लगता है कि एक आप जैसे बोल रहे थे ना कि मेरा का सक्सेस अगर आप बताएंगे तो क्या है, तो ये है कि कोई भी अगर इवेंट अगर मैनेज करना है या ऑर्गेनाइज करना है तो मैं सक्सेसफुली कर सकती तो हूँ। अच्छे से कर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटीज जो है आपकी वो बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छी हो गई है अभी। वाह वाह। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन जो है उसमें बहुत सारे बदलाव, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस एजुकेशन पॉलिसी में और कुछ बदलाव होने चाहिए जहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिले और वुमेन 360 डिग्री ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहन मिले? What do you feel about it? What is your personal ये thought हो process? रहा है, हो रहा है। हमारे- पर इसकी स्पीड बहुत कम है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, स्पीड कम है क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। स्कीम्स बहुत निकाले हैं गवर्नमेंट ने और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ अभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, लेकिन हमारे पास जो अवेयरनेस की कमी है उसकी वजह से ये स्पीड हमको कम दिख रही है। अगर ये अवेयरनेस बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। ये भी हमको बताना चाहिए कि हर एक लड़की ऐसे आज की डेट में हम लोग देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में 50% में 50% वुमेन हो गए हैं। तो अगर हम यही ट्रेनिंग लड़कियों को देते रहेंगे कि शादी के बाद तो आपको हस्बैंड ही खिलाएगा, तो आपको नई नौकरी करने की जरूरत नहीं, कुछ कमाने की जरूरत नहीं, अगर यही बताते रहेंगे तो पूरी इकोनॉमी का आधा भार जो है ये आधी लोक संख्या या आधे पॉपुलेशन पे चले जाएगा और आधी पॉपुलेशन घर बैठ के खाएंगे। तो ये हमको बताना चाहिए लोगों को कि नहीं, आज अभी दोनों को काम करने की जरूरत है। अगर लड़की को काम नहीं मिला तो लड़की को काम करना चाहिए और घर चलाना चाहिए। तो ये बात हमें अभी अवेयरनेस के जरिए लोगों को बताना चाहिए। लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप तो आ रही है, क्या रेशियो है इसका? नहीं, लेकिन बहुत कम है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का भी हमने थोड़ा सर्च किया तो उसमें लगता है कि नाम वुमेन एंटरप्रेन्योर का है लेकिन काम कोई और कर रहा है। तो ये भी बदलाव होने चाहिए। Even politics is happens, like you Yes. know, नगर सेवक कोई और होता है और काम उसका पति हाँ, जनरली हाँ। करता है। तो ये जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है ये औरतों ने भी हाँ। अपना एटीट्यूड और तो नहीं भी कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, ये एटीट्यूड उन्होंने बदलना चाहिए। और हमको एक जेंडर एजुकेशन भी देना चाहिए बच्चों को भी कि नहीं, औरत भी उतना ही काम कर सकती है जितना कि मेल कर सकती है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज औरत को ऐसे पीछे खींच कर रखती है? पहले तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जो बचपन से ही उसके अंदर वो कम किया जाता है, घर से ही कम है। तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, तू कूदना नहीं है, तू उधर बाहर जाना नहीं, रात को अंधेरे में जाना नहीं। ये हम लोग बचपन से ही जो करते साथ हैं। खराब। यस, तो ये जो है वो उसको हमको कम करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दोनों को एक समान जो है बिहेवियर जो है उनका एक समान होना चाहिए। तीसरी बात, बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि आज तू काम कर रहा है, तेरी जगह तेरी अगर औरत काम करेगी या तेरी वाइफ काम करेगी तो तुझे घर में काम करना है, तो घर का काम उनको सिखाना चाहिए। तो दोनों वहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी जो एक तरफा चल रहा था पूरा हमारा इकोनॉमी, उसको हमको वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। घर पे लेकिन सर हाथ बढ़ाते हैं। यस, अगर भी घर में नहीं हो तो भी करते हैं। क्या बात है। तो ये आपने सिखाया था कि आपको सीधा सिखाया है? माहौल मिला। नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग
शुरू से ही उनको लगा कि अगर ये बाहर जा रही है और मेरी दौड़ धूप देखते थे। ऐसे मैंने कभी उनको बोला नहीं कि आपको करना है, लेकिन मेरी दौड़ धूप देख के चलो ये रहने दो, मैं कर लूँगा। शुरू उन्होंने किया, फिर धीरे धीरे मैं उनके ऊपर डालती गई और आज के डेट में सब काम कर लेते हैं। क्या बात है। मतलब मेरा भी यही कहना है कि आना जरूरी है। आई जस्ट रिस्पेक्ट माई मॉम फॉर दैट कि मुझे नहीं याद कि हमारे घर में कभी ये माहौल बना कि मेरा भाई जो है तो ही इज अ बॉय, दैट्स व्हाई ही विल नॉट डू सर्टेन थिंग्स। नो, ही कैन कुक, ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है थोड़ा ओवर पैम्परिंग मेरे घर में मुझे ज्यादा हुआ है करके। As a girl, elder one, my father used to love me a lot. He loves me a lot, in fact. But वो थोड़े biased रहे मेरे साथ में। ये माहौल जब मैं दूसरों घरों में देखती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। ये लगता है कि he's not, why this bifurcation should be there ना। आज भी लड़कियां जो कॉलेज में आ रही है ना, बहुत सारे लड़कियों से जब मैं बात करती हूँ तो पूरा खाना बना के आती है। एग्जैक्टली। घर जाने के बाद मैं जो होमवर्क असाइनमेंट देती हूँ या कुछ काम करने के लिए देती हूँ तो बोलते कि नहीं मैडम हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घर जाके भी उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये जो माहौल है कि लड़के बैठ के खा रहे हैं और लड़कियाँ काम कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, तो इसको बदलना चाहिए। और दूसरा बात भी ये भी है कि लड़कियों की भी मानसिकता बदलनी चाहिए कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो ये भी काम करना चाहिए, इसने भी आप काम करना चाहिए। अगर ये नौकरी कर रहा है तो मैंने भी नौकरी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। ये जो अभी हम लोग जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स में देखते हैं या फिर एक तबका ऐसा है इस देश में कि जहाँ पर हमें उस तबके में ना ये जो भावनाएं हैं या ये जो सोच है वो आम है अभी। मतलब लाइक मेल पार्टनर्स विल डेफिनेटली हेल्प इन द हाउस होल्ड वर्क, लेकिन अभी आप जो मतलब कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ पर अंडर प्रिविलेज बच्चे भी काफी हैं। किस तरह का माहौल है, किस तरह का उनका आपको अपब्रिंगिंग दिखाई देता है? नहीं, वो थोड़े दबे दबे रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे जो स्किल्स है वो एक्वायर नहीं कर पाते, जैसे कम्युनिकेशन वो अच्छे से नहीं कर पाते। उनकी भाषा जो रहती है वो थोड़ी नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं भाषा, प्रमाण भाषा। हाँ, तो थोड़ा उनकी जो भाषा रहती है वो भी थोड़ी अलग रहती है, तो वो बात करने के लिए कतराते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। तो वो लड़कियों में ये जो बात है वो बदलनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बचपन से ही उनको थोड़ा सा आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जो स्कूल में हो सकता है। क्या बात है, इसकी जरूरत है और इस जरूरत पर काम जरूर करना चाहिए। हाउएवर किस तरह से हम कंट्रीब्यूट करें, और मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है संवाद से, कम्युनिकेशन से, बातचीत करने से बदलती है। अवेयरनेस तो इसी को कहेंगे आप, राइट? यानी मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए अलग से कार्यक्रम या अलग से कुछ स्कीम्स निकालने के बजाय दोनों को साथ साथ अगर उस पे सहभागी कर दिया जाए तो शायद ज्यादा उसका इफेक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली, आई कैन रिलेट विथ यू बिकॉज आई हैव डन अ कैंपेन, राइट? मैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर कैंपेन कर रही थी बिग एफएम। आई वाज हेडिंग बिग एफएम। तो उस वक्त हम लोग ये कैंपेन डिजाइन कर रहे थे। इट वाज वुमेन सेफ्टी, क्योंकि नागपुर में जरा स्लैंग है देवबत्ती, तो हमने उस कैंपेन का नाम भी देवबत्ती रखा। सो आई वाज अर्लियर टेकिंग दिस कैंपेन विद अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, यानी कि उसे एक फीमेल आरजे जो है वो उसे लीड करेगी। उसके बाद में रियलाइजेशन हुआ कि जब औरतें ही औरतों की सेफ्टी के बारे में बात करेंगी तो हम किसे बताएंगे, राइट? या फिर उन्हें ही हमको अवेयरनेस करेंगे तो हम किसे अवेयरनेस कराना चाहते हैं? सो दैट्स व्हाई वी चेंज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि मेल आरजे लीड कर रहा था, प्रोटोगोनिस्ट वाज द मेल, कि वो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करे, क्योंकि अगर वो बात करेगा तो ही कैन रिलेट to the male, or male listeners can relate to him more better fashion or more better way. So मुझे लगता है कि ये जो आपने जो बहुत ही गहरी और छोटी बात, आपने बहुत सुंदर बात करी है कि जब हमें ये चीज बतानी है तो एग्जैक्टली सभी को होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम इसमें मेल अवेयरनेस ज्यादा ये करते तो सोसाइटी में अवेयरनेस के बजाय मेल अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। That's what a beautiful thought. मुझे लगता है यहाँ पर हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बस में जाएंगे आगे। मुझे लगता है ये कि आप बहुत पढ़ती है, आप किताबें लिखती है, आप बच्चों को पढ़ाती है, आप अच्छे से फैमिली को संभालती है, लेकिन सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती है?
बहुत कठिन It is not at all. क्योंकि मैं पिक्चर नहीं देखती, हाँ। मुझे टीवी देखने का भी ज्यादा शौक नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं गाने सुन लेती हूँ या कभी कभी खुद गाने गा लेती हूँ, बस उतना ही शौक है मुझे। मुझे लगता है बिल्कुल इसी जो क्लोजिंग नोट है हमारा वो म्यूजिकल होना चाहिए. This Boss Beauty will, if you sing something, that will be a very musical. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही क्या बात है. इसमें भी अपना बहुत ही सहिष्णु भाव है आपका. I'm very happy to meet you. I'm really grateful to God that I came across you and we met and we share some bond. Thank you so very much. Thank you so much for inviting me. contributing to the society and the benefit of society in such a large scale. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you for inviting me.